ज्योति कलश जी सर, एक बहुत कोशिश कर रहे हैं नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट में सर असीम संभावनाएं हैं, और हमारे मणिपुर और अगर मैं बात करूं नागालैंड की तो वहाँ ज़्यादा संभावनाएं देखी जा रही हैं। मेघालय फिर भी एक डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है, लेकिन नागालैंड और मणिपुर क्यों नहीं जाना जाता है? ज्योति कलश जी, किस तरह की तकलीफ़ आप लोगों को होती है जबकि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह के सहयोग आप लोग सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, आपने मुझे आमंत्रित किया। और अवॉर्डी आप हैं, इसलिए आपको भी हम लोगों का विशेष अभिनंदन। सर ये अवॉर्डी भी हैं जी। सर छोटा सा परिचय दे दूँ कि मैं नागालैंड सरकार को देख रहा हूँ दिल्ली में एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी डेजिग्नेट हूँ नागालैंड के लिए। इसके साथ नागालैंड को मैं प्रमोट करता हूँ अपने ऑफिस से, चीफ रेजिडेंट कमिश्नर के हैसियत से। जहाँ तक नागालैंड की बात है, छोटा सा प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, और एक जनरल परसेप्शन रहा है कि इंसर्जेंसी अफेक्टेड स्टेट है। वहाँ पर उग्रवाद रहा, लॉलेसनेस रहा, बट दीज आर थिंग्स ऑफ द पास्ट। आज के डेट में नागालैंड इज़ अ रिलेटिवली पीसफुल स्टेट। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा काम किया है वहाँ पर। लोग के परसेप्शंस बदले हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चले, और बार बार हमारे सीएम साहब का आना यहाँ पर, केंद्रीय मंत्रियों से मिलना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलना, और इस चीज़ को हमेशा कहना कि आप लोग क्यों नहीं नागालैंड में स्कीम्स फ्लोट करते हैं ताकि वो भी डेवलप हो। सबों का कहना है कि बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन कुछ और होना चाहिए वहाँ पर। सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने के लिए लोग नहीं जाएंगे। नागालैंड इज कॉल्ड लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। जब तक आप वहाँ पर कुछ और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस नहीं दें, लोग को आप मोटिवेट नहीं कर सकते वहाँ जाने के लिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इस सभा में मैं कहना चाहूँगा, और कई बार मैंने इस मुद्दे को उठाया है, वो ये है कि एयर फेयर अगर आप देखें दिल्ली से दीमापुर जाने का, आज के डेट में भी अगर आप कंपेयर कर ले थाईलैंड से और सिंगापुर से, हमारा एयर फेयर ज़्यादा है। ये एक ऐसा इशू है जो कि डीमोटिवेट करता है लोग को जाने से। अगर आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर जाने के लिए और अदर डेस्टिनेशन जाने के लिए एट ए चीपर रेट, देन व्हाई टू गो टू नागालैंड? जब तक इसमें सरकार की पहल नहीं होगी, टूरिज़्म वहाँ फ्लरिश नहीं कर पाएगी, टूरिस्ट वहाँ नहीं जा पाएंगे। डिस्टेंस है वहाँ। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इज़ अ सब्सिडाइज्ड रीजन, बट व्हाट इज दिस सब्सिडी? बीइंग a government officer, I raise this question as a commoner, and I feel that government must intervene in this matter. आप प्रमोट कैसे करेंगे टूरिज्म जब आपका जाने का खर्चा इतना ज़्यादा है, जब आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? So the whole purpose is defeated. So my point is that government must intervene in this area. Ministry of Tourism, in coordination or in consultation with the Ministry of Civil Aviation, they must evolve something which is good for the public. ये होना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट को मैं फ्लैग कर रहा हूँ। डेफिनेटली इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब सब कुछ करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, लोग वहाँ टूरिस्ट वहाँ नहीं जाए तो उसका क्या उपयोग? यस, एग्जैक्टली। लेकिन हमारी सरकार, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है। मैं कंसर्न मिनिस्ट्री से बात करूंगा, पीएम से भी बात करूंगा, और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक उसका कोई आगे जो कुछ हम चाहते हैं वो मुश्किल है। आज नागालैंड में नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपने ही कहा है, मैंने बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो नॉर्थ ईस्ट इतने सालों से इतना पिछड़ा था कि मैं किसी को ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सालों से पहले होना चाहिए था। अभी शुरुआत हुआ। ये तो जो आपने जो मुद्दा उठाया, इसके भी दखल तुरंत ही लेनी पड़ेगी, ताकि
जितना टूरिज्म वहाँ बढ़ेगा उसका विकास उस नॉर्थ ईस्ट का, नागालैंड का होगा। ये बात निश्चित तौर से सही प्लेटफॉर्म पर। सर, जब लुकिस्ट जो पॉलिसी है भारत सरकार की, उसके तहत जो मेघालय में आजकल जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ सर कि मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में रखने की कोशिश हो रही है और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है सर। कुछ निगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी बातें हैं। मणिपुर में बहुत कुछ हुआ है, हमारे साथ मणिपुर के DRC मौजूद हैं। किस तरह के अचीवमेंट्स मणिपुर के, इफ़ यू कैन शेयर विद अस। I'm the Deputy Resident Commissioner of Manipur Bhavan, so well, I don't have the numbers actually with me, the figures right now, but yeah, a lot has changed in Manipur. Like earlier, there was only one state festival. Now there are so many state festivals, so the state is really focusing on tourism sector, and awareness about Manipur and the Northeast, not only Manipur, but for the Northeast has also improved a lot, I would say. Like from my experience when I was a student in Delhi University, people used to ask, where are you from? Are you from China? Are you from Nepal? Such things. And even when I told them I'm from Manipur, they will ask, where is Manipur? So I'll tell them it's after Assam and all those things. But now, most people that I come across, they know where Manipur is and they are aware of the Northeast. And as far as tourism in Manipur is concerned, I can see that it has improved. And in fact, my family runs a hotel back home, and even foreign tourists are coming. So that much. Things are changing. The face of Manipur changing. इस कार्यक्रम में अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी। Greeting to all of you. At the outset, I extend my best wishes and congratulations to APN News and the Balaji Foundation for organizing the Swadesh Tourism Conclave. It gives me immense pleasure to learn that the path-breaking event is being organized in consonance with Azadi Ka Amrit Mahotsav. I am certain that the conclave will help promote tourism beyond the established hotspots and lead the industries towards new horizon in emerging and existing new tourism destinations. It is therefore my pleasure and honor to be part of this conclave to share my thoughts. Travel and tourism forms a large part of service industries in India. The industry has been constantly transforming with travelers' desire for new experiences, rapid global technological advancement and other dynamics. Surrounded by blue hills with an oval-shaped valley at the center, Manipur is blessed with a rich composite cultural heritage, art, tradition and the beauty of nature. Manipur has unique tourist attractions. It is the birthplace of polo. It is a place where the famous Ras Leela, a classical dance form, was created. Loktak Lake in Manipur is the largest freshwater lake in Northeast India. Located near the lake is Kebul Lamjao National Park, the only floating national park in the world. The famous Shanghai deer and the Shiroi lilies are found only in the state. It was at Moirang in Manipur where the Indian flag was hoisted for the first time on Indian soil in 1944. Manipur's strategic location along the Asian highways is the land gateway of India to ASEAN, also presents enormous potential. Medical tourism for benefit of people from Myanmar is another promising area. Plans to further develop More town are being considered, including setting up of cancer hospital. For travelers taking land route to Myanmar from India, there is an integrated checkpost at More which will facilitate customs clearance, foreign currency, exchange, immigration clearance, etc. Imphal is being connected with a national rail network soon. Air connectivity has improved tremendously. Helicopter service were introduced connecting Imphal with tourist destination at More, Tamenglong and the Barak River at Jirima. International flight to Bangkok from Imphal are coming up. Places like Joko Valley and the Shiroi Hills are picturesque paradise for trekkers and campers in search of solitude
At its nature, the state provides numerous opportunities for adventure, tourism, and outdoor activities like trekking, nature walk, biking, trails, camping, etc. The rich cultural and historical heritage provide for spiritual tourism, circuits, and historical tours. INA headquarters at Moirang, where Indian National Army planted the Indian flag, has been developed to preserve and promote the historical site. Tours around Battle of Imphal cover site in and around the city. Related to the battles of Imphal and Manipur's overall war experience, including World War II, cemeteries, and the only Japanese war memorial in India. Spiritual circuits have been developed under Swadesh Darshan scheme, including important and popular places like Sri Govindji Temple in Imphal and a 15th century Vishnu Temple in Vishnupur. Manipur also has a strong sporting culture and despite a small population produce numerous sportspersons including 19 Olympians. We are constructing an Olympian park to honor our Olympians and the center will also serve as a tourist attraction. Manipur also has the oldest polo ground, marching complex with a 120 feet statue will commemorate the birthplace of polo and promote local ponies. And the Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat, the state government has been promoting local food products, handlooms and handicrafts, local produce like aromatic black rice, pineapple, orange, local brew, etc. are famous for their unique tastes. Local handlooms products like Rani Fi, sari are popular with women's tourists. Law and order in the state has improved significantly and the power infrastructure has been strengthened. Policies have been introduced to improve ease of doing business and facilitate private investment through PPP mode on infrastructure projects. Guidelines of homestay have been introduced. Manipur Startup Scheme was launched to encourage local entrepreneurs, creating job opportunities. Manipur topped the third edition of Niti Aayog, India's Innovation Index 2021 under the Northeast and Hill State category. While a lot has been done, there is a need for greater participation of local communities and for more private investment to consolidate local infrastructures and build capacities in the state. This will facilitate and transform the socio-economic landscape in the state, including the tourism sector. After a gap of 2 years due to the pandemic, the annual Manipur Shanghai Festival will be held at this year between 21st to 30th November. It will showcase the rich traditions and culture of Manipur to the world. I also take this opportunity to invite private enterprises, entrepreneurs, tour operators, content creators, etc. to come and take part in Manipur Shanghai Festival. You can explore opportunity in the tourism sector in Manipur to invest and collaborate with the state of unlock new horizon. Before I conclude, I once again thank the organizer for this very significant event. It has been my pleasure to be part of the conclave today. I wish the Swadesh Tourism Conclave a great success. Jai Hind. और आइए देखते हैं मणिपुर पर बनी हुई एक लघु फिल्म। Welcome to Manipur, the land with the perfect balance of nature and modern city life. Manipur has the world's only floating national park, the Kaipu Lamjau, which is home to the rare Sangai deer. The largest freshwater lake of northeast India, Loktak is the identity of Manipur. Scale the Shore Hill ranges of Ukhrul to see the blooming shore lily flowers. Or visit the heart of the city, to Kangla, the ancient capital of Manipur. Blessed with an incredible landscape for adventure, fall in love with the natural beauty of Manipur. The people of Manipur welcome you to meet its vibrant people and unique culture.
Witness a land of unity and oneness. Get enchanted by the many dance forms like the Ras Leela, Hung Cholom, Thangka, and Amai Bijaboy. Listen to ancient folk songs passed down over many generations. Experience the solemn tranquility of the temples and churches of Manipur. Visit the women's only market dating back to the 15th century. Try the unique local food and the many dishes of Manipur. सर, और सर बट एनी स्पेसिफिक घोषणा आप करना चाहेंगे सर जो नॉर्थ ईस्ट के लिए हो खासकर, और जिसमें सरकार इस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है? जैसा मैंने कहा कि ये जो पर्यटन मंत्रालय ने जो स्कीम बनाई हुई है, वहाँ का विकास और टूरिज्म करना राज्य का काम होता है, जिसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है जो बजट के मुताबिक हम देते हैं, और कहीं कहीं यदि मणिपुर जैसे इसमें बाकी नॉर्थ ईस्ट में हम थोड़ा ज़्यादा कुछ देने का सोचते हैं, तो ये सब प्लान जो है उनकी उनके जो प्रोजेक्ट है उन्होंने मांगना चाहिए। हम तो तुरंत नॉर्थ ईस्ट को तो जल्दी से जल्दी हम उनको देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट आपके हो, कुछ बजट के बाहर भी कुछ एडिशनल ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यदि आपको हो, तो बाकी थोड़ा सा एडजस्ट करके हम इसको प्रायोरिटी हम निश्चित तौर से नॉर्थ ईस्ट को दे देंगे। जी, ज्योति मायल जी, ट्रैवल को लेकर एक बड़ा कंसर्न था, और जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो सबके दिमाग में आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल थे कि हम मिनिस्टर साहब से इस बात पर जवाब देना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी, क्योंकि कोविड के बाद ये जैसे कहा जाए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पे हुआ था, ट्रैवल इंडस्ट्री पर। किस तरह का सपोर्ट आप लोग अभी देख रहे हैं? मेरे को तो लगता है कि कोविड अभी तक चल रहा है हमारा, और ना मिनिस्टर साहब तो मेरी बातें रोज़ ही सुनते हैं। तो आई थिंक वी गॉन थ्रू अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, एवरीवन नोज इट। और हम टाई जो है वो लार्जेस्ट बॉडी है इंडिया की, हमारी सबसे पुरानी 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी, और हम लोग 3000 मेंबर्स हैं। और हमारे मेन मेंबर्स हैं जो अभी सर ने बोला, ज्योति जी नहीं, कि हमारे आइटा मेंबर्स हैं बहुत सारे जो हम एयरलाइंस के साथ डील करते हैं। सो ऑफ कोर्स इनकी बात भी मैं इनको दोहराना चाहूँगी, मंत्री जी का टाइम मिल रहा है तो। हमारी प्रॉब्लम्स तो जो हैं वो चलती जा रही हैं। वी हैव नॉट गॉट एनी सोल्यूशन एक्चुअली, इफ यू आस्क मी। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ लॉट। अब वो कब डिलीवर होगा इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। और मैं मंत्री जी को फिर से यही बोलूँगी कि प्लीज़ वी नीड टू बी वेरी एक्टिव, वेरी प्रोएक्टिव टू सी। आपने देखो अपना देश तो दिखाया जो बहुत सुंदर था, बहुत ही मतलब कोविड के टाइम पे अगर लोग घर से जी रहे थे और बाहर की दुनिया एंजॉय कर रहे थे, तो देखो अपना देश से ही कर रहे थे। पर उसको बेचना कैसे है, उसके साथ हमारी क्या स्टेक होल्डर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो स्टेक होल्डर्स हैं कहाँ? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में आज अगर आपको गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दिया तो क्या दिया? मुश्किल से 900 एजेंट को। हमारे यहाँ पे तो 9 लाख एजेंट हैं, इफ़ यू रियली सी द होल वैल्यू। 900 एजेंट को आप अगर अभी 10 लाख रुपए दे भी देते हैं तो उसमें इंडस्ट्री को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। सो हाउ डू वी रियली ब्रिंग दैट क्लोज टुगेदर? वी आर बीन वर्किंग विद द मिनिस्ट्री, एंड सर को तो मालूम है कि हम कैसे उनको अपने MOT के अंडर लेकर आएँ, और उनको हम रजिस्ट्रेशन कैसे एक कंपल्सरी करें, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाह रहा, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वेबसाइट। उसको हम कैसे ईज़ करें? सबसे पहले तो वहीं शुरू हो जाता है कि हम एजेंट्स को कैसे रिलीफ दें कि वो करें। सेकेंडली मैं सुन रही थी अभी कि हमारे बहुत सर्किट्स हैं, और स्वदेश टूरिज़्म में तो मतलब ही यही है कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो 15 सर्किट लिए गए थे, और सर्किट के हिसाब से ही काम किया जा रहा था। एंड वी बीन वर्किंग विद ऑल द गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स सो क्लोजली। बट उससे हट के अब मिस्टर रेड्डी ने हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला 2.0 पे आकर उन्होंने और सर्किट्स किए, जो एडवेंचर आ गया, वेलनेस आ गया, माइस आ गया। पर इसको हम माइलस्टोन ड्रिवन हमें इसको करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट बनाना बहुत आसान है, उसकी डिलीवरेंस इज द वन दैट नीड्स टू बी डिलीवर्ड। जी बिल्कुल। सो दैट इज हाउ वी नीड टू वर्क टुगेदर विद प्राइवेट पार्टनरशिप एंड से हाउ डू वी टेक दिस फॉरवर्ड। आपका जो सजेशन जो है वो हम एक बार बैठ के उसके बारे में डिटेल में चर्चा करके, मैं डिसीजन यहाँ नहीं कर सकता, तो कुछ कहने भी सकता, नहीं, आपको तो निश्चित तौर से हम बैठ के उसके बारे में।
जी विचार करें। बिल्कुल। और सर जब बात हो रही है, बस हम बिल्कुल आखिरी एक विचार लेंगे। हमारे साथ वी श्री कुमार भी हैं। एक चीज़ जो साफ आई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रांडिंग की ज़रूरत है। डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो रही है, ब्रांडिंग की ज़रूरत है। टूरिज़्म की बात हो रही है, ब्रांडिंग की ज़रूरत है। क्या श्री कुमार, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि एक ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट होने के नाते क्या आपको लगता है कि भारत का जो पर्यटन क्षेत्र है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, वो अपने आप को उस तरह से ब्रांड नहीं कर पा रहा है जैसे कि बाहर के तमाम, आप थाई एयरवेज भी देखिए, वो जिस तरह से, या थाईलैंड जिस तरह से अपने आप को ब्रांड कर रहा है, क्या भारत अपने आप को उस तरह से ब्रांडिंग नहीं कर पा रहा है? और ख़ासकर से कुछ स्टेट्स अपने को उस तरह से ब्रांड नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री की ओर से? Hi, sir. This world is a wonderful place, where there are a lot of options to see, from beautiful locale to historical monuments to fantastic cities where you ignite romance, like that. But why do people go to a particular place? Why do more people go to a particular place? There is a reason for it. There is a psychological reason for it. So in that sense, whether India is now a favorite destination for tourists from all over the world to come, or whether the people of India have traveled within India, whether the people of India have experienced the culture and ethnicity of this large and beautiful nation, whether the people I'm from South, I'm from Kerala, whether people from Kerala, we haven't explored North, we haven't explored Northeast. For us, Northeast is like another country. So whether we have done enough to brand, or to sell the culture and the beauty and the values of different states of our country to other states, which we should, I think, instead of getting the international travelers here, we should get our people to travel to other states and and feel and involve in the other people culture. So a lot of our problems would end from there. So whether our state Kerala, we spend a lot of money in branding ourselves in foreign countries. We go to entire world, selling our beauty, our backwaters, our beaches. But I don't think there is an effort to go and sell Kerala in Manipur, or Manipur hasn't given enough importance to sell Manipur to Kerala, or to to other states of South. So I think, after Incredible India, which was one of the finest campaign which got the eyes of the world, I don't think there is a concentrated campaign, to sell our country. I would say Incredible India sold our country to the world, but now I think the necessity or the need of the hour is to sell our country within our country, and we should have enough and more, branding opportunity. We should have a lot of cultural exchange. We should have a lot of people traveling from this part of the country to the world. If you can't see your country within this life, what is the point in going to Thailand? Because if you see, the cities like Bangkok and cities like Dubai has caught up, and they attract more tourists than the historical places like Paris and London and and New York. So that means people are exploring new places, and because they brand themselves well. For if you look at Mauritius was nothing but beaches. It had only beaches. And they rebranded and they decided, no, they will not build a building which is beyond the height of a coconut tree. So that was a cultural decision. That was a strategic decision that they have taken. And they rebranded it as 99% fun and 1% land. If you look at Malaysia, they branded themselves as truly Asia. After 1969 ethnic rights, Malaysia thought that to bring the country together, what they need to do is to bring the ethnicity, celebrate the ethnicity and the diversity of the country. And Truly Asia campaign actually got Malaysia into the top notch of KL become the top notch of destination. Like that,
we have got enough. You are talking about Malaysia, you are talking about Dubai, you are talking about Singapore. Singapore, they took cleanliness as the mascot of that country. And if you look at Singapore, if you talk at Singapore, Dubai and all, it is as big as only one district of Uttar Pradesh. So we have got so much of diversity, we have got so much of opportunities. If we have, a proper branding strategy of our country and to sell different states, different places within the country, I think the revenue from the tourism is going to be much, much, much higher, sir. So every state or every location will have to sell it to the other location within the country first, rather than selling us internationally, sir. So this is my submission. I am coming from a state where the campaign God's Own Country, was one of the most celebrated campaigns ever by any tourism place across the world. So we have got lakes, but just lakes wouldn't be enough. So seeing a lake in the daytime is not just enough. So we build houseboats. We started, helping people to stay within the lake. That was a completely different experience. So we will have to sell our experience, sir. We will have to sell our culture, sir. After Narendra Modi ji government has come in, we have taken we have actually caught the eyes of the world, and now it will have to sell us, sir, more effectively, and branding plays a very key important role in it, sir. Thank you, sir. Very nice. जो कुछ आपने कहा है, what you have said is perfectly right. भगवान ने जो कुछ हमें दिया है, God has given everything, all worldly in our India. Yeah. Everywhere we go, we can compare one state to the other state. This thing. Everything is there. लेकिन जो आपने कहा है, branding is very much required. Sir, Adi Shankaraji ne, within a very short span of his life, have travelled up to Srinagar. Yeah. So there is a quest for travel within our DNA. There is in our DNA, sir. We'll have to just explore it, sir. Perfect. It is there. और सर, जब ट्रैवल की बात चल रही है सर, बस 2 मिनट और लूँगी. विनीता जी हमारे साथ हैं सर. हेरिटेज रेलवे जो है वो अपने आप में एक बहुत अलग तरीके से भारत के टूरिज्म में अपना सहयोग कर रही है. किस तरह से विनीता जी कर रही हैं वो टूरिज्म में सहयोग, और ये जानकर मंत्री जी बहुत खुश होंगे कि कितना कुछ रेलवे ने किया है भारतीय टूरिज्म के क्षेत्र में. नमस्कार सर. I am Executive Director for Heritage in the Railway Board. दार्जिलिंग, शिमला और नीलगिरी के जो माउंटेन रेलवेज़ हैं, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज रूट्स हैं, उनकी पॉलिसी और उनसे रिलेटेड मैटर्स का कार्य मैं देखती हूँ. लेकिन पूरे रेलवे की तरफ से भी अनेक टूरिज़म में बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं, तो यहाँ आपके माध्यम से सभी को शेयर करेंगे. एक छोटी सी एवी है अबाउट द घूम फेस्टिवल. घूम एक दार्जिलिंग के 80-82 किलोमीटर में सबसे ऊंचाई पर स्टेशन है. नाम ही है घूम, तो टूरिज़म से बहुत नाता जुड़ा है उसका. घूम फेस्टिवल में आप अगर रेल की यात्रा करके जाएंगे दार्जिलिंग, तो साथ में जुड़े हुए कल्चर, फूड, वहाँ की कलाकृतियों का आप आनंद उठा पाएंगे. नवंबर से दिसंबर में होता है. बिल्कुल, तो उसको ज़रूर देखना चाहेंगे. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक दार्जिलिंग में घूम फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इस फेस्टिवल का 3 वर्गों में आयोजन किया. 1 महीने तक चलने वाले इस उत्सव में लोक प्रदर्शन, स्टैंड अप कॉमेडी, ट्रैकाथॉन, टी गार्डन टूर, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम के साथ ही स्थानीय व्यंजन, कलाकृतियां, हस्तशिल्प भी देखने को मिला. महोत्सव का मुख्य आकर्षण रही 150 साल पुरानी विश्व धरोहर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे.
टॉय ट्रेन कई लोगों के लिए पुरानी यादों का सफर रही है। टॉय ट्रेन पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन की रेलवे प्रणाली है, जिसका निर्माण 1879 और 1881 के बीच किया गया। इस रेलवे को यूनेस्को द्वारा भारत की पर्वतीय रेल के रूप में विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसी हिमालयन रेलवे का स्टेशन है घूम, जो दार्जिलिंग में 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ये स्वदेशी टूरिज्म कॉन्क्लेव है, तो हमारी टक्कर तो विदेशी यूनेस्को ट्रेन्स जैसे बर्नीना हुआ, ट्रांस इरेनियन अभी नया नॉमिनेशन हुआ है, तो इनसे टक्कर लेने के लिए सभी का साझा प्रयास है कि वहाँ का लोकल कल्चर भी हाईलाइट हो। ट्रेन अपने आप से एक डेस्टिनेशन है, उसकी जॉय राइड्स, उसकी जंगल सफारीज़, उसकी टॉय ट्रेन सफारी बहुत पॉपुलर हो रही है, तो सभी का यहाँ पर जानकारी भी और सपोर्ट भी हमको मिले। बिल्कुल, और घूम को देखकर सभी को घूमने का मन तो कर ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो सत्र है, अब हम समापन की ओर हैं, लेकिन इसके पहले कि मंत्री जी का और भी कार्यक्रम है और वो वहाँ उनको बार बार कॉल भी आ रहे, जाना भी है। एक छोटा सा सर समारोह, उन लोगों का सम्मान जो हमारे जूरी ने जिनको चुना है, आपके हाथों से कुछ लोगों का ज़रूर मैं सम्मान करवाना चाहूँगी जी। और अब बारी है उन्हें सम्मानित करने की जिन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में प्रतिमान बनाए हैं। इसके तहत माननीय मंत्री जी आज ज्योति कलश जी को, विनीता श्रीवास्तव जी को और VA श्री कुमार जी को अब सम्मानित करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी ज्योति कलश जी को। आप नागालैंड के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। ज्योति कलश जी सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं है, बल्कि अभिनेता के तौर पर भी इन्होंने अपने नाम को साबित किया है। ज्योति कलश जी को बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से। और इसके बाद हमारी अगली अवार्डी तैयार रहें। हमारी अगली अवार्डी हैं विनीता श्रीवास्तव जी। आपको विरासती रेलवे पर्यटन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आप रेलवे बोर्ड में हेरिटेज शाखा की कार्यकारी निदेशक हैं। आपने सांस्कृतिक पुनरुद्धार और संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इस समय आप दार्जिलिंग, शिमला और नीलगिरी पहाड़ी के रेलवे टूरिज्म को नया आयाम दे रही हैं। समृद्ध अकादमी योग्यता रखने वाली विनीता जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फेलो भी रह चुकी हैं। आपकी योग्यता और कामों का लेखा जो है वो काफी लंबा है। हम समय की सीमा से बंधे हैं, इसलिए बार बार आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे अगले अवार्डी हैं VA श्री कुमार जी। तालियों से स्वागत। आपको ब्रांडिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आप पुश 360 के प्रबंध निदेशक हैं और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध कि श्री कुमार जी को सम्मान प्रदान करें। और अगली बार जो ये सम्मान मिलेगा, हो सकता है आप भी यहाँ पर हों, तो उस वक्त आप चाहेंगे कि हमारे लिए भी तालियां ऐसी ही बजें। तो फिलहाल तालियां जो है उनकी गड़गड़ाहट थोड़ी तेज होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी ऐसी ही तालियां बजे तो इसी के साथ हमारा उद्घाटन सत्र संपन्न होता है। हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि एक फोटो सेशन, यादगार तस्वीरें जो सभी के लिए हमेशा रहती हैं जब भी देखें।
सभी अवार्डी का धन्यवाद। आप इसी तरीके से अवार्ड पाते रहें, ऊंचाइयों को छूते रहें और भारत का नाम, भारत का मान, भारत का गौरव बढ़ाते रहें।